हेलो गाइस, माय नेम इज हर्षित कंटिन्यूइंग विद आवर रिवर्स इंजीनियरिंग टॉपिक। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डी कंपाइलर, जो कि एनएससी ने बनाया है खुद और बहुत अच्छा है। आपने मेरे ख्याल से नाम भी सुन लिया होगा, गीडरा का बहुत बार सुना होगा, बहुत अच्छा टूल है। तो आज हम उसको यूज करके देखेंगे और जिन लोगों को असेंबली पसंद नहीं है या सिरदर्द करती होगी उनके लिए बहुत अच्छा काम होने वाला है। असेंबली का काम आपका खत्म हो जाएगा अगर आप डी कंपाइलर यूज करते हो। ठीक है, तो देखते हैं, चलते हैं कितना अच्छा टूल है और पूरा इसको एनालाइज करेंगे और यूज करके देखेंगे आज इसको। तो चलते हैं सीधे स्क्रीन के ऊपर और यूज करके देखते हैं डी कंपाइलर। तो जैसा हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्रैकमी को रन करके देख लेते हैं, उसकी फंक्शनैलिटी समझ लेते हैं कि वो काम कैसे कर रही है, देन रिवर्स इंजीनियरिंग जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्रैकमी 3। अभी तक हमने क्रैकमी 1, क्रैकमी 2 कर लिए, क्रैकमी 3 आज हमारी फोर्थ बाइनरी है। ठीक है, यहाँ पे इसको रन करते हैं, ये कह रही है एंटर की। ओके, एंटर की मांगते हैं, तो यहाँ पे हम इसको की दे देते हैं, कुछ भी दे सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 की दे दी मैंने। और यहाँ पे जैसा एक्सपेक्टेड था रॉन्ग की इसने प्रिंट कर दिया। तो आज वाली जो वीडियो है, देखो इसमें वैसे तो अलग ही है क्योंकि इसमें हम डी कंपाइलर पढ़ने वाले हैं, लेकिन ये वाली जो क्रैकमी है ये पिछली वाली क्रैकमी से काफी अलग है। क्योंकि जब हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो कुछ बाइनरीज को हम एक कैटेगरी में रखते हैं जिसको हम कहते हैं कीजन। कीजन क्या होता है, इसमें हमें की जनरेट करनी होती है, इसके लिए सही की। अब यहाँ पे इस प्रोग्राम में अंतर क्या होता है कि नॉर्मली जब हम जो पासवर्ड चेक वाले अभी हमने प्रोग्राम करे इससे पिछले वाले, उसमें क्या होता था, आपको एक सही पासवर्ड होता था, आपको उसके इक्वल का पासवर्ड डालना पड़ता था, तभी प्रोग्राम काम करता था। की जैन प्रोग्राम ऐसे नहीं होते। की जैन प्रोग्राम में क्या होता है कि बहुत सारी कीज बन सकती है जो कि वैलिड आंसर है, यानी कि इसमें ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर ही सही पासवर्ड होगा। आप यहाँ पे ऐसी कीज डाल सकते हो, बहुत सारी कीज जो सही है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये प्रोग्राम चेक कैसे कर रहा है कि की सही है या नहीं है। ठीक है, इसकी एल्गोरिथम जो है वो आपको समझनी पड़ेगी, वो आपको रिवर्स इंजीनियर करनी पड़ेगी। जब आप उस एल्गोरिथम को समझ जाते हो तो आपको समझ में ये भी आ जाएगा कि इसकी तो बहुत सारी कीज बन सकती हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी बाइनरीज मिलेगी जिसको आपको लगेगा कि इसकी तो बहुत सारी कीज बन सकती है, तो हम इसकी बहुत सारी कीज बना सकते हैं। तो इसलिए हम इसको कहते हैं की जेन प्रोग्राम। ठीक है, की जनरेशन प्रोग्राम। तो यहाँ पे हम इनको देखते हैं और आपको समझ आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ अगर ये क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हम खोल लेते हैं, जीडीबी की मदद से करूंगा। मैंने आपको डीबगर दिखा दिया 3 ऑप्शन में, आपको जो समझ आया आप वो यूज कर सकते हो। जीडीबी, रेडार, आइडा, जो आपको पसंद आए। मैं जीडीबी यूज करता हूं तो मैं यहाँ पे जीडीबी यूज करूंगा, और आपको कुछ और यूज करना है तो बिल्कुल बेशक आप कर सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है, बात सेम रहेगी। ठीक है, क्रैकमी खोल लेते हैं। यहाँ पे इसके अंदर क्रैकमी खुल गई। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपको पता है सबसे पहला काम होता है इन्फो फंक्शन। यहाँ पे एक फंक्शन तो आपको पता है जो हमारे काम का है मेन। ठीक है, मेन फंक्शन, इसके अंदर मेन कोड होता है। उसके बाद एक यहाँ पे है चेक की फंक्शन, जो कि मे भी हमारे काम का हो सकता है। नाम से हमारे को पता चल रहा है कि मे भी, मेरे को जो लग रहा है अंदाजा कि ये की को चेक करता होगा, ये वाला फंक्शन नाम से जो इसके पता लग रहा है। तो मैं स्टार्ट करूंगा मेन से, क्योंकि कोड जो है रन होना स्टार्ट होता है मेन से, तो मैं मेन से डिसअसेंबली पढ़ना शुरू करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा डिसअसेंबल मेन। ठीक है, मेन को डिसअसेंबल करो, मुझे इसकी डिसअसेंबली दिखाओ। आप लोगों को दिख रहा होगा ये कौन सी असेंबली है, एटीएनटी असेंबली है, जिसको हमारे को चेंज करके इंटेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सेट डिसअसेंबली फ्लेवर टू इंटेल। ठीक है, अब जिन लोगों को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, तो आप प्लीज मेरी जीडीबी वाली जो सबसे पहली क्रैकमी हमने करी थी वो वाली वीडियो देख लेना, तब आपको जीडीबी के बेसिक्स और क्रैकमी के बेसिक्स समझ आ जाएंगे हम कैसे सॉल्व करते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे सेट डिसअसेंबली फ्लेवर टू इंटेल। अब हम लोग यहाँ पे करेंगे डिसअसेंबल मेन। अब आप लोगों को दिख जाएगा यहाँ पे जाना पहचाना कोड, जो कि इंटेल असेंबली है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या कर रही है। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक नॉर्मल सा प्रिंटएफ होता है, और प्रिंटएफ किस पे हो रहा होता है, जो भी वैल्यू आरडीआई के अंदर होती है उसे प्रिंट कर रहा होता है ना, हमारे को ये पता है आरडीआई के अंदर जो वैल्यू होती है उसे प्रिंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं आरडीआई के अंदर क्या वैल्यू है। आरडीआई के अंदर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मूव हो रही है ये वाली चीज, और जीडीबी हमारे को दिखाया था कि ये चीज आरडीआई के अंदर मूव हो रही है। तो आप यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हो स्ट्रिंग की तरह। ठीक है, एग्जामिन एक्स के लिए एग्जामिन करना है, स्ट्रिंग की तरह मुझे दिखाओ इस एड्रेस के अंदर क्या स्ट्रिंग सेव है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ये कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इस पे कॉपी कर लूंगा, इसे पेस्ट करूंगा और यहाँ पे आपको देखिएगा तो ये यहाँ पे एंटर की जो है इसको प्रिंट कर रहा है, ये प्रिंटएफ। मुझे ये बात समझ आ गई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, तो नेक्स्ट यहाँ पे कॉल हो रही है, उसके बाद हम देखते हैं स्कैनएफ को। स्कैनएफ फंक्शन सी में आप लोगों को पता होगा कि इनपुट लेने का काम करता है। ठीक है, स्कैनएफ फंक्शन इनपुट लेने का काम करता है। अब स्कैनएफ जो है वो 2 आर्ग्यूमेंट लेता है। अभी 2 आर्ग्यूमेंट आपको पता है, किसी कॉल में अगर 2 आर्ग्यूमेंट पास होने तो किस रजिस्टर के अंदर हो देते हैं वो, सबसे पहला किसके अंदर, आरडीआई और फिर आरएसआई। आरडीआई के अंदर क्या जाता है कि किस टाइप का इनपुट लेना है, इंटीजर लेना है, कैरेक्टर लेना है, फ्लोट लेना है, मतलब अलग अलग टाइप के जो नॉर्मल वैल्यूज होती है किस टाइप का लेना है। और जो सेकंड आर्गुमेंट होता है आरएसआई, यानी कि कहां पे स्टोर करना है उसको। ठीक है, जो इनपुट यूजर देगा उसको कहां स्टोर करना है वो बताया जाता है। तो अब हम दोनों की वैल्यू देख लेते हैं, कहां पे स्टोर करना है और
किस टाइप का ये इनपुट लेना चाहता है। सबसे पहले आरडीआई के अंदर जाता है कि किस टाइप का इनपुट इसे चाहिए, तो ये यहाँ पे स्टोर है, इस जगह पे बता रहा है, इस जगह पे आप देख सकते हो। तो एक्स एस, इसे स्ट्रिंग की तरह ही मैं देखूंगा, ठीक है। तो स्ट्रिंग की तरह देखा तो इसने बोला है परसेंटेज डी। परसेंटेज डी का मतलब है इंटीजर टाइप में इनपुट, यानी कि हमारे को जो इनपुट देना है वो इंटीजर टाइप का इनपुट देना है, जो की है वो इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। इंटीजर यानी कि नंबर वो 1 2 3 4, कैरेक्टर नहीं होगा एबीसीडी, ठीक है। यहाँ पे हमारे को देख के पता चल गया। और हमारा इनपुट कहाँ स्टोर है, मैं उस लोकेशन को भी देख लेता हूँ कहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो हमारा जो इनपुट है, अगर आप देखोगे स्कैनएफ के अंदर आरएसआई के अंदर कौन सी वैल्यू जा रही है, हमारे को देखना आरएसआई रजिस्टर के अंदर। आरएसआई के अंदर जा रही है आरएक्स की वैल्यू, लास्ट टाइम पे यहाँ देखोगे आरएक्स के अंदर जा रही है ये वाली वैल्यू, ये। तो ये वाला जो एड्रेस है, ठीक है, आरबीपी रजिस्टर के अंदर -16 या फिर हेक्स 10, ठीक है, इतना हो रहा है। ये वाला जो एड्रेस है टोटल, ये वाला जो एड्रेस आएगा प्लस माइनस करके जो भी, ठीक है, यहाँ पे हमारा इनपुट स्टोर हो रहा है, ठीक है। अब हमारे को पता चल गया। अब नीचे चलते हैं, कोड पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर मूव होता है हमारा इनपुट, ये वाली वैल्यू भी मैंने बताया, हमारा इनपुट इस जगह पे स्टोर हो रहा है। हमारे इनपुट को मूव करता है ईएक्स के अंदर, ईएक्स रजिस्टर के अंदर, और फिर ईएक्स को मूव करता है ईडीआई रजिस्टर के अंदर। ईडीआई रजिस्टर आप समझते हो, वही आरडीआई रजिस्टर। और उसके बाद यहाँ पे कॉल हो जाता है चेक की फंक्शन को। अब चेक की फंक्शन को कॉल हो रहा है, तो चेक की एक आर्ग्यूमेंट ले रहा होगा, क्योंकि आरडीआई के अंदर मूव करी गई है हमारी वैल्यू। तो मैं समझ चुका हूं इसी बात से कि हमारी जो इनपुट की वैल्यू है, ठीक है, हमारी जो इनपुट की वैल्यू है वो आर्ग्यूमेंट में पास हो रही है चेक की फंक्शन को, क्योंकि वो ईडीआई या आरडीआई रजिस्टर के अंदर गई है हमारे इनपुट। तो वो चेक की फंक्शन को कॉल करता है विद आर्ग्यूमेंट हमारे इनपुट के साथ, ठीक है। और अब यहाँ पे आगे का कोड पढ़ते आते हैं, फिर चेक की फंक्शन को भी समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आगे का कोड क्या है, अब आप लोगों को पता है कि कोई भी फंक्शन अपनी जो वैल्यू रिटर्न करता है वो आरएक्स रजिस्टर के अंदर रिटर्न करता है। कोई भी वैल्यू रिटर्न होती है किसी फंक्शन की तो आरएक्स के अंदर होती है। तो चेक की के बाद जो चेक की वैल्यू होगी वो आरएक्स रजिस्टर यानी ईएक्स रजिस्टर के अंदर आएगी। अब ये क्या काम करता है, उसकी जो रिटर्न वैल्यू उसको मूव करता है इस जगह पे, इस लोकेशन के अंदर मूव करता है ईएक्स की वैल्यू को इस लोकेशन पे, यानी कि चेक की फंक्शन की रिटर्न वैल्यू को। और उसके बाद कंपेयर करता है उसी वैल्यू को जो चेक की फंक्शन ने रिटर्न करी है वैल्यू, उसको एक कंपेयर करता है 1 से। अगर तो 1 के इक्वल नहीं है, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर जो इसकी रिटर्न वैल्यू है 1 के इक्वल नहीं है, जंप इफ नॉट इक्वल, अगर वो इक्वल नहीं है तो कहां जंप कर जाओ, इस एड्रेस पे। तो ये एड्रेस देखो कहां पे है, 23F यहाँ पे। तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, यहाँ पे अगर आप देखोगे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पुट्स कर रहा है किस चीज को, जो वैल्यू आरडीआई के अंदर जा रही है। और आप देख सकते हो आरडीआई के अंदर क्या वैल्यू जा रही है, एड्रेस। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं x-s, और देख लेते हैं इस जगह पे क्या स्टोर है, रॉन्ग की। यानी कि अगर आप इस बात को समझोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो कंपेयर है, ये कंपेयर पता लगा रहा है कि ये की जो है सही है या नहीं है, ये इस कंपेयर से पता चल रहा है। जो वैल्यू चेक की फंक्शन ने रिटर्न करी है, ठीक है, जो वैल्यू रिटर्न करी है, अगर वो 1 के इक्वल नहीं होती, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, तो ये रॉन्ग पासवर्ड प्रिंट कर देगा। और अगर ये वैल्यू रिटर्न करता है 1, ठीक है, इसने रिटर्न करी वैल्यू 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये चीज प्रिंट हो जाएगी। आप देखोगे ये वाली जंप नहीं होगी, तो यहाँ आएगा आरडीआई के अंदर इस चीज को डालेगा और उसके बाद पुट्स हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, मेरे को पता है कि ये करेक्ट पासवर्ड ही होगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, एक रॉन्ग पासवर्ड हो रहा तो एक करेक्ट पासवर्ड ही होगा। तो आप देख सकते हो करेक्ट की नाउ कीजन में, ठीक है। अब आपको ये बात समझ आ गई। तो एक्चुअली में मेरे को ये बात समझ आ गई कि अब चेक की फंक्शन के अंदर हमारा इनपुट जा रहा है और ये की को चेक कर रहा है, और किसी भी तरह मुझे इससे एक वैल्यू रिटर्न करवानी है जो कि 1 होनी चाहिए। अगर 1 होगी तभी हमारे को करेक्ट पासवर्ड प्रिंट होगा। अब मैं देखता हूं ये फंक्शन क्या काम कर रहा है, ठीक है। तो मैं काम करता हूं डिसअसेंबल चेक की फंक्शन, ठीक है। ये डिसअसेंबल करा, ये इसका कोड है। ये पूरा फंक्शन जो है की को हमारी चेक कर रहा है, जो इनपुट आ रहा है उसको ये चेक कर रहा है कि क्या वो सही है या नहीं है, और उसके बाद वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। हम इस फंक्शन को पढ़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन क्या कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये तो नॉर्मल सा है, यहाँ पे मेरे को समझ आ रहा है यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। और इस समय आपको पता होगा कि हमारा जो इनपुट है वो ईडीआई या आरडीआई रजिस्टर के अंदर होगा, क्योंकि हमने इस फंक्शन को पास करा है, वो है ना, मेन फंक्शन है, इस फंक्शन को कॉल करा, और जो हमारा इनपुट था वो उसको आर्ग्यूमेंट की तरह दिया ईडीआई रजिस्टर के अंदर, आरडीआई भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले अभी क्या काम करता है, ईडीआई जो आर्ग्यूमेंट है यूजर इनपुट को, उसको इस लोकेशन के अंदर डाल देता है, ठीक है, यहाँ लोकेशन के अंदर आगे मूव कर देता है। फिर क्या काम करता है, इस लोकेशन को वापस मूव करता है ईएक्स के अंदर। अब ईएक्स के अंदर हमारा इनपुट आ चुका है, ठीक है। अब ये क्या काम करता है, उस ईएक्स के अंदर जो भी वैल्यू है, जो हमारा इनपुट है, उसमें से माइनस करता है, सब्ट्रैक्ट करता है इतनी वैल्यू, ठीक है, हेक्स का इंटू 64। आप चेक कर सकते हो कितना है कि हेक्स 64। पी कमांड यूज करूंगा, प्रिंट कमांड, ठीक है, प्रिंट लिख सकते हो, पी लिख सकते हो, शॉर्ट फॉर्म में मैं वो लिख रहा हूँ, एक ही बात है, ठीक है। पी लिखता हूं यहाँ पे, हेक्स 64 कितनी वैल्यू होगी 100, यानी कि हमारे इनपुट में से 100 को ये माइनस करता है, हमारे इनपुट में से 100 माइनस करता है, जो इंटीजर वैल्यू है हमारी, ठीक है, उसमें से माइनस करता है। अब ये यहाँ पे क्या काम करता है, 100 माइनस कर दिया, मान लो हमने इनपुट डाला था 200, उसमें से 100 माइनस कर दिया इसने, मान लो 100 बचता है। अब ये क्या काम करता है कि आरएक्स के अंदर 100 बचा, ठीक है, 200 माइनस 100 बचता है हमारे ईएक्स के अंदर, वो सेव हो गया, ठीक है। अब ये क्या काम करता है कि आरएक्स के अंदर 100 है, तो 100
प्लस 100, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 1 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1, तो 100 प्लस 100 कितना हुआ 200। तो 200 यहाँ पे करता है ईडीएक्स के अंदर मूव, ठीक है, यानी कि क्या काम कर रहा है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है। अगर आप सोचोगे आरएक्स के अंदर जो भी वैल्यू थी उसकी मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहा है, ठीक है, आरएक्स को आरएक्स में ही प्लस कर रहा है, बात वही होगी, मल्टीप्लाई कर रहा है 2 से, ठीक है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है उसको, और उसके बाद जो वैल्यू आती है उसको ईडीएक्स के अंदर डालता है, और यहाँ पे क्या काम करता है, ईडीएक्स की जो वैल्यू है, ठीक है, जो हमारी ये वाली आई मल्टीप्लाई 2 करके, उसको मूव करता है आरएक्स के अंदर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करता है, आई मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, ठीक है, जो वैल्यू है आरएक्स की उसको मल्टीप्लाई करता है इससे, और उसका जो रिजल्ट आता है वो आरएक्स रजिस्टर के अंदर स्टोर कर देता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं क्या हो रहा है, उसके बाद यहाँ पे होता है शिफ्ट राइट, ठीक है, शिफ्ट राइट इंस्ट्रक्शन है, शिफ्ट राइट करता है बाय 20 आरएक्स को, और अब यहां से कॉम्प्लेक्स होना शुरू हो जाएगा, हल्का हल्का कोड अगर आपको लगेगा, ठीक है, ये हमने ये वाली वैल्यूज अभी नहीं पढ़ी है, ये वाले इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़े, शिफ्ट राइट। उसके बाद ये मूव करता है, जो वैल्यू यहाँ पे शिफ्ट राइट करके आती है ईसीएक्स के अंदर, फिर उसे सार करता है, सार इंस्ट्रक्शन उस पर अप्लाई करता है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे लग रहा होगा ये हो क्या रहा है ना, ये हो क्या रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे में हमारा काम आसान करने आता है डी कंपाइलर। अब डी कंपाइलर क्या चीज है ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, पहले डी कंपाइलर समझते फिर हम उसका यूज करेंगे। देखो यहां पे क्या होता है कि असेंबली क्या होता है, कई बार हमारे को ऐसा लग रहा होता है कॉम्प्लेक्स होनी शुरू हो गई है, असेंबली कॉम्प्लेक्स होती जा रही है और मुझे अभी इतनी ज्यादा समझ नहीं आ रही, तो अब मैं यहाँ पे डी कंपाइलर का यूज ले सकता हूँ। डी कंपाइलर क्या है पहले ही समझना पड़ेगा। अब डी कंपाइलर समझने के लिए पहले आपको कंपाइलर समझना पड़ेगा क्या होता है। अब जो कंपाइलर उसका काम क्या होता है, देखो कंपाइलर कुछ नहीं, कंपाइलर क्या काम करता है, जो सी या सी प्लस प्लस का जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड है उसे कन्वर्ट करता है मशीन कोड के अंदर, ठीक है। हमने असेंबलर पढ़ा था, असेंबलर क्या काम करता था, असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता था। यही कंपाइलर क्या काम करता है, कंपाइलर करता है जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उनको कन्वर्ट करता है किसके अंदर, मशीन कोड के अंदर। ये समझ आया। तो अब इसका अपोजिट है, डी कंपाइलर क्या काम करेगा, मशीन कोड को वापस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। समझ आया, इजी था बिल्कुल। यानी कि जो मशीन लेवल कोड है, जो हम इसे एल्फ बाइनरी देंगे, जो हम बाइनरी देंगे उसको वापस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की पावर रखता है। अब फायदा क्या है इसका, हम यहाँ पे पहले से असेंबली तो पढ़ पा रहे हैं ना उसकी, तो फायदा क्या है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग कोड जो होता है उसको समझना ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू दिस कोड, ठीक है। आप सी का प्रोग्राम इससे कंपेयर करोगे तो आप उसको जल्दी समझ जाओगे एज कंपेयर टू दिस कोड। तो वो काम करता है कि वो उसको सी के जैसा बनाने की कोशिश करता है, जो मशीन कोड उसे मिलता है वो कोशिश करता है कि उसको सी के जैसा बनाया जाए। यहां मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसके जैसा बना लेता है, लेकिन वो कोशिश करता है कि उसके जैसा सिमिलर जैसा कोड बनाए, जिसे हम सूडो कोड कहते हैं, जो कि काफी मिलता जुलता कोड होता है सी के जैसा, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आपको समझ आ जाएगा कि क्यों मैं उसकी इतनी तारीफ कर रहा हूं, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम किस डी कंपाइलर, कौन सा डी कंपाइलर हम यूज करने वाले, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे बहुत फेमस डी कंपाइलर जो कि नया है, लेटेस्ट है इस इंडस्ट्री के अंदर, डी कंपाइलर की इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। ज्यादा पुराना नहीं हुआ है, अभी मेरे ख्याल 2019 के अंदर ही आया है, ठीक है। और ये किसने लॉन्च करा है, एनएसए ने लॉन्च करा है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जो यूएस की, एनएसए, ठीक है, उसी ने खुद ये लॉन्च करा है टूल गीड्रा, जो कि गीड्रा क्या काम करता है, डी कंपाइलेशन का काम करता है। और आपको दिखेगा मजा आएगा बहुत इस टूल को, अभी मैं दिखाता हूं आपको। सबसे पहले मैं बताता हूं इंस्टॉल कैसे करना है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है गीड्रा, बहुत फेमस टूल है, सबसे पहला यही आ जाएगा गीड्रा। गीड्रा यहाँ पे आ जाएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा ड्रैगन से इसका सिंबल है। अब हमारे को क्या काम करना है, अगर आपको गेटिंग स्टार्टेड वीडियो देखनी है यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, गेटिंग हेल्प लेनी है, हेल्प इनकी कम्युनिटी जो है अपनी, वो आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। और आपको यहाँ पे दिखा भी रहा है कि ये एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ने रिलीज करा है इस टूल को, ठीक है। अब यहाँ पे आपको हमारे को इसको डाउनलोड करना है, तो आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड फ्रॉम गिटहब, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या काम करना है, यहाँ पे इस वाली जिप फाइल को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। लेटेस्ट वर्जन इसका क्या है 10.0.1, ये लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर लेना, इस पे क्लिक करके डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी ये फाइल, ठीक है। इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या काम करना है मैं आपको बताता हूँ। जब आप इसे डाउनलोड कर लोगे, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद अनजिप भी खुद कर लेना, इतना तो पता होगा, अनजिप करते हैं ऐसे, अनजिप और फाइल का नेम दे देना तो वो फाइल अनजिप हो जाएगी, ठीक है। अब अनजिप होने के बाद उसके फोल्डर में चले जाना, जो गीड्रा का फोल्डर होगा उसमें चले जाना, ठीक है। गीड्रा में फोल्डर में आने के बाद आपको यहाँ पे ऐसी फाइल्स दिखेगी काफी सारी, ठीक है। ये सारे ज्यादातर फोल्डर है, लेकिन फाइल सिर्फ मेन काम की दो ये वाली है, ये फाइल्स दो मेन हमारे काम की है। ये वाली किसके लिए, लिनक्स यूजर के लिए। अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो आपको ये वाली फाइल रन करनी है, ठीक है। और अगर आप विंडोज पे तो आपको ये वाली बैट फाइल रन करनी है, ठीक है। बस आप इतना याद रखना, अगर आप विंडोज पे तो आप ये वाली फाइल रन करोगे, अगर आप लिनक्स पे काम कर रहे हो तो आप ये वाली फाइल रन करोगे। तो हम लिनक्स पे तो हम इस वाली फाइल को रन करेंगे गीड्रा को ऑन करने के लिए, लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीज इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जो मैं बता देता हूँ क्या इंस्टॉल करना है। आपको यहाँ पे लिखना है sudo apt install, ठीक है। मैं बताता हूँ क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये जावा पे बना है तो आपको जावा इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा ओपन जेडीके, ओपन जेडीके, ठीक है, याद रखना सब, ओपन जेडीके, ठीक है। उसके बाद
-JRE ये आपको इंस्टॉल करना है, ठीक है। ओपन JDK 11-JRE ये जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो जावा आप में इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अब जब जावा इंस्टॉल हो गया तो अब आपको क्या काम करना है, आपको एक नया टर्मिनल खोलना है। इस बात को याद रखना, मेरी ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एक नया टर्मिनल खोलना है। जैसे आप नया टर्मिनल खोलोगे तो जावा जो होगा वो आपके कमांड लिस्ट में आ जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट जावा लिखोगे तो चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप नया टर्मिनल खोलोगे उस नए टर्मिनल के अंदर से इसको रन करना, ठीक है। जिसमें आपने एप्ट इंस्टॉल करा उसमें मत करना, ठीक है। एप्ट इंस्टॉल वाले में मत करना। आप क्या काम करना, एक नए वाले में जब आप नया टर्मिनल खोलोगे उसमें इसको रन करना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे इसको रन करोगे, मैं रन करके दिखाता हूँ, ठीक है। जब आप ये सब कर लोगे काम, आप इसको रन करना, ठीक है। ऑन हो जाएगा ये गिट रन आप दोगे तो ऑन हो जाएगा, वेट करो, ठीक है। लोड होना शुरू हो गया। अब गीड्रा खुलने पर कुछ ऐसा दिखता है, यहाँ पे टिप आ रही है, इसको बंद कर देना, क्लोज। अब आपको जब नया गीड्रा मिलेगा तो ऐसा दिखता है बिल्कुल, ठीक है। अब इस गीड्रा में सबसे पहले क्या करना होता है, मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूं। सबसे पहले तो आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, यानी कि एक प्रोजेक्ट के अंदर आप बहुत सारी बाइनरीज रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, लेकिन आपको एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। उस प्रोजेक्ट के अंदर कितनी भी फाइल्स करो, तो यहाँ पे आपको एक सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या काम करेंगे, सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे आप फाइल के ऑप्शन पे आओ, न्यू प्रोजेक्ट, हम एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, नॉन शेयर्ड प्रोजेक्ट बनाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। और यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेना कि उस प्रोजेक्ट की सारी फाइल कहाँ पे इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे आपको आ जाएगा। और उस प्रोजेक्ट का नेम यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूट्यूब, ठीक है। यूट्यूब नाम से एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिनिश करते हैं। अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बन चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, इसके अंदर मुझे किस बाइनरी को रिवर्स इंजीनियर करना है, वो बाइनरी मुझे इसके अंदर डालनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, फाइल के ऑप्शन में जाऊंगा, फाइल, और यहाँ पे आएगा इंपोर्ट फाइल, मुझे वो फाइल को इंपोर्ट करना है इसके अंदर। तो इंपोर्ट फाइल पे क्लिक करो, और जहां पे भी होगी वो आपने जो डाउनलोड करी होगी मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। विद सोर्स कोड और ये वाली फाइल दोनों आपको मेरे गिटहब पे मिल जाएगी, ठीक है। वहां से डाउनलोड कर लेना। सेलेक्ट फाइल टू इंपोर्ट, जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे थोड़ा बहुत इसके ऊपर काम करेगा, समझने की कोशिश करेगा कौन से टाइप की फाइल है, जैसे एल फुल यहाँ पे एनालाइज करेगा इसको थोड़ा बहुत। तो इसको हम करने देंगे आराम से इसका काम, ठीक है। और इसको ओके कर देना, ये खुलेगा, ओके कर दिया। अब यहाँ पे ये फाइल आपको दिखेगा, ये फाइल आ गई, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर का ये पार्ट है फाइल। अब आप यहाँ पे कितनी भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, आपकी मर्जी है, यहाँ पे कितनी भी फाइल इंपोर्ट कर सकते हो, आप सारी की सारी कर सकते हो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, ठीक है। अब ये फाइल यहाँ पे आ गई। अब इस फाइल के साथ आप यहाँ पे क्या करना चाहते हो, यहाँ पे दो मेन ऑप्शन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहला मेन ऑप्शन होता है आपका कोड ब्राउजर, यानी कि आपको इसकी डिसअसेंबली पढ़नी है और डीकंपाइल करना है, जो सी जैसा कोड है वो पढ़ना है, या फिर आपको इसको डीबग करना है, जो हम जीडीबी में देख रहे थे, डीबग करना है। दो मेन ऑप्शन होते हैं हमारे पास, डीबग करना है या तो आपको इसको, या आपको इसकी डिसअसेंबली पढ़नी है और डीकंपाइल वर्जन पढ़ना है। हमारे को क्या काम करना है, तो मेरे को क्या काम करना है, मेरे को इसका डीकंपाइल्ड वर्जन पढ़ना है, मेरे को इसकी डिसअसेंबली और डीकंपाइल्ड वर्जन पढ़ना है। मेरे को डीबग नहीं करना, इसका डीबगर बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। जीडीबी बढ़िया है, रेडार बढ़िया है, आइडा बढ़िया है, इसका डीबगर का इंटरफेस बहुत गंदा है, मत यूज करना, ठीक है। खो जाओगे कि करना क्या, एक्चुअली समझ भी नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, आपको इस पर डबल क्लिक कर देना, ठीक है। डबल क्लिक आप जैसे इस पे करोगे आपको दिखेगा बढ़िया सा एक मस्त सा एनिमेशन आएगा, और उसके बाद ये खुल जाएगा यहाँ पे कोड ब्राउजर जिसे हम कहते हैं, जिसके अंदर कोड आएगा, एक सी जैसा कोड आएगा और एक डिसअसेंबली आएगी, दोनों आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो गीडरा है वो खुलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, ये इसका यहाँ पे यूजर इंटरफेस है। और मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि इसका यूजर इंटरफेस समझना कैसे, क्या पे क्या चीज है, ठीक है। देखो सबसे पहले जो सी का कोड आएगा, जो मैंने बताया, जो डीकंपाइल वर्जन आएगा वो यहाँ लिखा हुआ आएगा, यहाँ लिखा डीकंपाइलर, वो यहाँ पे लिखा आएगा। जो असेंबली लिखी आएगी वो सारी यहाँ पे लिखी आएगी असेंबली, ठीक है। यहाँ पे डिसअसेंबली आएगी सारी, और जो फंक्शंस वगैरह है वो सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे, कौन कौन से फंक्शंस है। हमारे काम का अभी यही है, बाकी चीजों पे हम ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहली चीज क्या आती है, जब हम नॉर्मली डिसअसेंबली वगैरह पढ़ते हैं, सबसे पहले हमारे को मेन फंक्शन जाना होता है, मेन फंक्शन ढूंढना होता है ना। तो मेन फंक्शन, या तो आप फंक्शंस के अंदर जाके इस फोल्डर के अंदर मेन फंक्शन को देख सकते हो, या आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो मेन, तो आपको दिख जाएगा फंक्शंस के अंदर एक मेन फंक्शन है, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पे फंक्शंस को खोलोगे तो आपको दिख जाएगा मेन नाम का एक फंक्शन हुआ, ठीक है। ये रहा, इस पे जैसे डबल क्लिक करोगे तो अब आपको यहाँ पे दिख जाएगा इसकी डिसअसेंबली इस तरफ आ गई, ये सारी इसकी डिसअसेंबली लिखी हुई है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ थोड़ा बड़ा करके, ये सारी डिसअसेंबली है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रही होगी डिसअसेंबली, यहाँ लिखी हुई है कौन कौन से इंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, कहाँ कॉल हो रही है, क्या हो रहा है, यहाँ सारा लिखा रहता है डिसअसेंबली, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको देखना है इसका डीकंपाइल्ड वर्जन, जो कि जिसके लिए मेन यहाँ पे आए हैं, वो ये रहा। और ये एज कंपेयर टू दिस, ये पढ़ना बहुत ज्यादा इजी होता है। अभी तो आपको देखने में हार्ड लग रहा होगा क्योंकि बहुत कुछ पता नहीं, अजीब अजीब सा लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो इजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं ये कोड कर क्या रहा है। ये वाली जो पहले वाली लाइन है इस पे ध्यान मत देना, ये हर प्रोग्राम में आपको मिलेगी। कैनरी वैल्यू चेक कर रही है, जो कि अभी हमारे काम की नहीं है।
और ये जो लास्ट की इफ कंडीशन होती है ये वाली भी हमारे को चेक नहीं करनी है यहाँ पे। तो मेन जो कोड होता है आपका वो सिर्फ इतना होता है, यहां से यहां तक का, इसके बीच में जो पहली लाइन होती है सब कोड में सेम मिलेगी और ये वाली लाइन भी हर कोड में सेम मिलेगी। आपका जो प्रोग्राम होता है बस वो इसके बीच में होता है मेन, ठीक है। अब यहां से हम समझना शुरू करते हैं कि क्या हो रहा है। सबसे पहले ये बोलते हैं कि प्रिंट ऑफ हो रहा है एंटर की, हमें पता है। उसके बाद स्कैनएफ लेता है और हमारा जो इनपुट है वो कहां पे स्टोर कर देता है, वो इसके अंदर स्टोर कर देता है लोकल वेरिएबल 18 के अंदर, ठीक है। लोकल वेरिएबल 18 पहला वाला आर्गुमेंट क्या होता है कि किस टाइप का इनपुट लेना है, जो मैंने आपको बताया था इंटीजर टाइप का इनपुट ले रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा है, हमारा इनपुट कहां स्टोर करना है, सेकंड आर्गुमेंट होता है इसके अंदर। तो मैं इसका नाम जो है चेंज कर देता हूं ताकि मेरे को ज्यादा अच्छे से समझ आए। लोकल वेरिएबल 18 जो है ये मुझे ज्यादा अच्छे से समझ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या काम करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे आएगा रीनेम वेरिएबल। मैं इस पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे लिख दूंगा यूजर इनपुट, ठीक है। इसके अंदर यूजर इनपुट स्टोर होगा, तो मुझे ऐसे ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा। अब मैं पढ़ूंगा तो मेरे को ज्यादा अच्छे से क्लियर रहेगा कि स्कैनएफ इनपुट ले रहा है और यूजर इनपुट नाम के एक वेरिएबल के अंदर मेरा इनपुट जो है स्टोर कर रहा है, ठीक है। ये मुझे समझ आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे चेक की फंक्शन को कॉल करता है, चेक की फंक्शन को कॉल करता है विद आर्गुमेंट। क्या होता है, हमारा जो इनपुट है उसके आर्गुमेंट के साथ ही कॉल करता है चेक की फंक्शन को, मुझे ये भी समझ आ गया। और जो इसकी रिटर्न वैल्यू आती है, जो ये वैल्यू को रिटर्न करेगा उसको इस वेरिएबल लोकल वेरिएबल 14 के अंदर स्टोर कर लेता है, जो कि मैं फिर चेंज करूंगा इसका नाम, क्योंकि मुझे लोकल वेरिएबल 14 समझ नहीं आ रहा है। नाम हमेशा वेरिएबल के ऐसे रखो जो आपको समझ आए, उससे क्या होगा, कोड पढ़ना बहुत आसान लगने लगता है। वरना ये जो आप देखोगे ना लोकल वेरिएबल 18 14 तो आपको ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, अजीब सा लगता है, समझ नहीं आता कोड। जब आप रीनेम करते जाते हैं ना वेरिएबल को तो आपको इतना इजी लगने लग जाएगा कोड। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस करा, करके देख रहा, आपको बहुत अंतर पड़ता है रीनेम वेरिएबल करने से, ठीक है। वेरिएबल को रीनेम करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिटर्न वैल्यू, ठीक है। ऐसे नाम रख लेते हैं इसका, जिससे हमारे को पता है कि इसके अंदर रिटर्न वैल्यू स्टोर है, रिटर्न वैल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर रिटर्न वैल्यू स्टोर रहेगी। तो अब इसकी जो रिटर्न वैल्यू होगी वो उसके अंदर होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर इफ रिटर्न वैल्यू अगर वो इक्वल टू 1 होती है, यानी कि अगर जो रिटर्न वैल्यू है चेक की फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू 1, अगर तो 1 रिटर्न करता है तो आप पुट्स कर दो, प्रिंट कर दो करेक्ट की, वरना आप प्रिंट कर दो एल्स रॉन्ग की। बस इतना कोड था। ये हमने असेंबली में इतनी देर लगा के समझा था, जितना देर में हमारे को यहाँ पे समझ आ गया, इजीली समझ आया। अब मेन बात आती है, ये वाला चीज तो हमने असेंबली से भी समझ ली थी क्या काम कर रहा है। अब मेन बात आती है किसकी, चेक की फंक्शन की, ठीक है। चेक की फंक्शन हम देखते हैं क्या काम कर रहा है। चेक की पे मैं डबल क्लिक करूंगा तो आप उस फंक्शन पे आ जाओगे जैसे ही क्लिक करेंगे। अब आपको दिखेगा ये प्रोग्राम, ये वाला जो है, ये वाला पार्ट ज्यादा समझना आसान है एज कंपेयर टू ये जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ठीक है। हमने जो यहाँ पे देखा था जीडीबी के अंदर, इसके कंपेरेटिवली आपको दिखेगा कि वो समझना ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले तो यहाँ पे जो ये आर्गुमेंट ले रहा है, मैं इसको रीनेम करके यहाँ पे क्या काम कर दूंगा, इसका रीनेम करके ये है यूजर इनपुट, ताकि मुझे पता रहे कि इसने आर्गुमेंट में यूजर इनपुट हमने भेजा था, याद है यूजर इनपुट भेजा है ना हमने इस फंक्शन को, तो ये यूजर इनपुट ले रहा है आर्गुमेंट में, ठीक है। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि मेन कोड में क्या हो। सबसे पहले क्या काम होता है, यूजर इनपुट के अंदर ये माइनस करता है 100, प्लस माइनस 100 है, इसका मतलब प्लस माइनस माइनस ही होता है ना, प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पे यूजर इनपुट के अंदर ये माइनस करता है 100, ठीक है, माइनस करा 100। उसके बाद जो इसका रिजल्ट आएगा माइनस करने के बाद उसकी मल्टीप्लाई करता है 2 से। जब वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाता है फिर ये क्या काम करता है, उसको डिवाइड करता है 100 से। और जो उसका रिमाइंडर आता है, इस वाले डिवाइड का मतलब क्या होता है प्रोग्रामिंग में, रिमाइंडर। जो उसका रिमाइंडर आएगा उसको ये यहाँ पे स्टोर कर लेगा, ठीक है, इसके अंदर स्टोर कर रहा है। तो यानी कि क्या काम कर रहा है, हमारे इनपुट के साथ ही कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या काम करूंगा, इसको भी रीनेम करके वेरिएबल को यहाँ पे चेंज करके मैं पता क्या रख लूंगा, इसका नाम रिजल्ट्स। इसके अंदर इस पूरी जो कैलकुलेशन है इसका रिजल्ट यहाँ पे स्टोर हो रहा है, तो रिजल्ट नाम से रख लूंगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है हम समझते हैं कि जो रिजल्ट है, अब यहाँ पे हम इसको हम समझेंगे अच्छे से, क्योंकि ये मेन पार्ट है, इसी से की चेक हो रही है सारी। तो अभी हम इसको समझेंगे अच्छे से दिमाग लगा के। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर तो रिजल्ट क्या है, अगर इसका रिजल्ट 0 आता है, ठीक है, ये पूरी कैलकुलेशन करने के बाद 0 रिजल्ट आता है, पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट 0 आता है, तो आप क्या काम कर दो, रिटर्न 1 कर दो, वरना आप क्या काम करो, रिटर्न कर दो रिजल्ट। इसका मतलब क्या है आपको समझ आया। यहाँ पे हमने वहां पे पिछले कोड में देखा था, यहाँ पे आप बैक कर सकते हो, यहाँ पे बैक में आप करोगे तो आप मेन फंक्शन में वापस चला जाओगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा मैं मेन फंक्शन में वापस आ जाऊंगा, ठीक है, 2 बार क्लिक करने पे। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने क्लिक करा तो आप देखोगे वापस यहाँ पे आएगा। अब हमने देखा था कि रिटर्न वैल्यू वो कब कर रहा है, जब 0 होगी वैल्यू, पूरी कैलकुलेशन की वैल्यू जब 0 होगी तब वो रिटर्न 1 कर रहा है। जब 0 वैल्यू होगी इसका मतलब 1 रिटर्न करेगा और तभी करेक्ट पासवर्ड भी हमारे को प्रिंट हो रहा है। रिटर्न वैल्यू अगर 1 होगी तभी करेक्ट पासवर्ड भी प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब किसी भी तरह हमारे को उस कैलकुलेशन का जो पूरा भी कैलकुलेशन जो भी हो रही है वो उसका जो लास्ट रिजल्ट है हमारे को 0 करना पड़ेगा, तभी करेक्ट पासवर्ड हमारे को प्रिंट होगा।
हमारे को समझ आ गया। मैं डबल क्लिक करके इस पे वापस चलूंगा। अब मैं इसको समझने की कोशिश करता हूं। मुझे पता चल गया, मुझे किसी भी तरह से जो अपना यूजर इनपुट कुछ ऐसा डालना है कि ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद मेरी जो वैल्यू है वो 0 आए, मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप सबसे बढ़िया तरीका होता है कि कोई भी एक वैल्यू एज्यूम कर लो जो हम इनपुट में लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं इनपुट 200 देता हूं, 200 इनपुट देता हूं। तो अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं, समझते हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 200 इनपुट दिया, तो 200 माइनस 100 कितना होगा? 200 माइनस 100 100 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी पूरी जगह 100 आ गया। यहाँ पे जब ये माइनस हुआ 100 आ गया। हमने 200 इनपुट दिया था, उनमें उसमें से माइनस 100 हुआ, तो अब यहाँ पे 100 बचा। अब यहाँ पे ये क्या कहता है कि 100 मल्टीप्लाई बाय 2, जो यहाँ पे बचा है, यहाँ पे आया, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ? 200, ठीक है। अब यहाँ पे 200 हो गया। अब यहाँ पे क्या आता है, लास्ट चीज क्या आती है कि यहाँ पे इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे 200 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 करने से यहाँ पे पहले 100 आया, फिर इसकी मल्टीप्लाई 2 करिए 200। अब लास्ट हमारे बचता है कि 200 डिवाइडेड बाय 100 होता है, ठीक है। 200 डिवाइडेड बाय 100, और फिर वो पूछता है उसका रिमाइंडर क्या है। तो आप मुझे बताओ कि 200 को 100 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा? तो 200 को अगर आप 100 से डिवाइड करोगे तो क्या आता है? 0 आता है, ठीक है। रिमाइंडर 0 आएगा, और जो क्वोशिएंट होता है जो ऊपर लिखता है वो कितना आएगा? वो 2 आएगा। 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 200 बन जाता है, ये आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 आएगा। तो क्या हमारे को रिमाइंडर 0 चाहिए था? जो इसकी रिजल्ट आएगा, क्या हमारे को रिमाइंडर 0 चाहिए था? हाँ, हमारे को 0 ही तो चाहिए था, क्योंकि अगर 0 आएगा तो रिजल्ट जो है रिटर्न करेगा 1, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाएगा? 1, और उसको ही रिटर्न कर देगा। और जैसे ही यहाँ पे रिटर्न होगी वैल्यू 1, जैसे ही वैल्यू रिटर्न होगी 1, तो मेन फंक्शन में क्या होगा? वापस चलते हैं मेन में। तो मेन फंक्शन में जैसे ही वैल्यू रिटर्न करेगा 1, तो हमारे को करेक्ट की प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब हमने एक पॉसिबल की निकाल ली है। यानी कि अगर मैं 200 डाल के टेस्ट करता हूं कि क्या हमने सही करा पहली बार में, और मैं सच बोल रहा हूँ, ये गैस था यार, मैंने 200 पता है ऐसे ही बोला और सही हो गया मेरे को। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि आपको पहली बार में सही आंसर बता दूंगा, लेकिन ये अपने आप हुआ, ठीक है। मेरे को कुछ और लेना चाहिए था वैल्यू, ठीक है। कोई नहीं, यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, इसको क्विट करते हैं और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं क्रैक मी 3 को। यहाँ 200 इनपुट डालते हैं और करेक्ट की हमारे को प्रिंट हो गया। इसका मतलब हमने यहाँ पे एक पॉसिबल की बना ली। अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है? अब मैं आपको यहाँ पे सोचने वाली बात के अंदर डालता हूँ। यहाँ पे सोचने वाली बात क्या है, ये सोचना, ठीक है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि हम यूजर इनपुट में कुछ भी डाल सकते हैं। तो क्या सिर्फ एक ही ऐसा यूजर इनपुट हो सकता है जिससे पूरी कैलकुलेशन का रिजल्ट 0 है? सिर्फ ऐसा एक ही इनपुट 200 ही हो सकता है, और इनपुट नहीं हो सकता ऐसे? सोचो जरा, ऐसे बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं। इसीलिए हम इसे की जेन प्रोग्राम कहते हैं कि आप इसकी बहुत सारी कीज बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आप देखोगे तो इसने क्या कहा कि आपने एक करेक्ट की ढूंढ लिया, अब और की जेन करो मेरे, और सारी कीज ढूंढो मेरे लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल हम क्या काम करते हैं, इस बार इनपुट 100 लेते हैं, ठीक है। तो अब आप मेरे को बताना 100 माइनस 100 कितना होता है? 100 माइनस 100 कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। अब 0 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना होता है? 0 मल्टीप्लाई बाय 2 0 ही होता है, ठीक है। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे उतना ही आएगा। अब हमारे पास आता है 0 डिवाइडेड बाय 100। अब ये तो आपको पता होगा कि अगर हम 0 को डिवाइड करेंगे 100 से कितना रिमाइंडर आएगा। आप ये कैलकुलेटर की मदद से भी कर सकते हो, पाइथन की मदद से, किसी और से भी कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो वो भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन है, और ऐसे कई सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं जिससे क्या होगा कि रिमाइंडर जो है इस पूरे का लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा, और हमारे को करेक्ट पासवर्ड जो है वो प्रिंट हो जाएगा। नॉर्मली हम ऐसे प्रोग्राम में हम पता क्या काम करते हैं कि बहुत सारी कीज हो सकती है, तो हम नॉर्मली ऐसे क्या काम करते हैं कि छोटा सा पाइथन का प्रोग्राम बना लेते हैं जो इसके लिए सारी पॉसिबल कीज जनरेट करेगा। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनेगा और आपको समझ भी आ जाएगा। मैं दिखा देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, ठीक है। यहाँ पे हम क्या काम करते हैं, पाइथन को खोल लेते हैं, पाइथन 3 ऐसे में खोल लेते हैं, कोई टेक्स्ट एडिटर में जाकर नहीं बनाऊंगा, यहीं से आप छोटा सा प्रोग्राम बना लोगे। मैं क्या काम करता हूँ, फॉर आई इन रेंज, यानी कि मैं एक लूप चलाता हूँ कितने तक का, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 तक का चलाते हैं, तो मेरे को टोटल 1000 तक की जितनी पॉसिबल कीज है, ठीक है, जितनी पॉसिबल कीज है वो हमारे को मिल जाएगी। तो कैसे मैं निकालूंगा, देखो फॉर आई इन रेंज 1000 मैं क्या काम करता हूँ, एक सेम बिल्कुल वही वाली एल्गोरिथम लगाऊंगा मैं, ठीक है। रिजल्ट इक्वल्स टू और बिल्कुल जैसे यहाँ पे था ना गिटर के अंदर, बिल्कुल यही एल्गोरिथम जो है मैं अप्लाई करने वाला हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हम चलते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा जो आई है, इस बार हमारा जो यूजर इनपुट है वो बार बार बदलता रहेगा क्योंकि ये लूप चल रहा है, तो 1 2 3 ऐसे बदलता रहेगा। तो जो आई है उसको क्या काम करो, उसमें माइनस करो 100, ठीक है, उसमें माइनस करो पहले 100, फिर उसमें मल्टीप्लाई करो 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करो उसे, ठीक है। और लास्टली क्या काम करो, उसे डिवाइड करो किससे, यहाँ पे 100 से डिवाइड करो,
ठीक है, ये मैंने कह दिया। अब यहाँ पे क्या काम करूंगा, बिल्कुल वही प्रोग्राम बना रहा हूँ। अगर आप देखोगे वो जो सी का प्रोग्राम था मैं उसको पाइथन में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और इस बार हम क्या काम कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स कर रहे हैं। एक्चुअली हम क्या काम कर रहे हैं कि जो आई की वैल्यू है बार बार बदलती रहेगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे बदलती रहेगी। और अब मैं इसे क्या काम करूंगा, इफ रिजल्ट जो है, अगर जो रिजल्ट की वैल्यू है वो इक्वल्स टू जीरो आती है, अगर वो जीरो आती है तो आप मुझे क्या काम करो, प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, आई के अंदर मेरा इनपुट होगा। तो अब ये जितनी भी आई की वैल्यू होंगी ये सारी बिल्कुल सही की होगी इस प्रोग्राम के लिए, ये सारी आप डालोगे तो करेक्ट की ही दिखाएगा। ठीक है, तो अब मैं क्या काम करता हूँ, इसे रन करता हूं तो ये सारी इसने दिखाई कि आप ये इनमें से कोई भी उठा के डाल दो, ये सब बिल्कुल करेक्ट ही की दिखाने वाला है। तो हम ट्राई कर लेते हैं इनमें से उठा के कुछ की को। ठीक है, यहाँ पे इसने हमारे को जो दिखाई है, तो ये कैसे काम कर रहा होगा फिर से समझ लो, अगर समझ नहीं आया। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 1 में सारे कैलकुलेशन करेगा, 1 के साथ यहाँ पे आई की वैल्यू 1 रखेगा और सारी कैलकुलेशन करेगा। फिर चेक करेगा कि क्या एंड में रिजल्ट 0 आ रहा है, वो कह रहा है नहीं आ रहा। ठीक है, तो नहीं आ रहा तो अच्छा एक काम करो, वापस चले जाओ लूप में, इस बार आई की वैल्यू 2 कर दो, फिर 3 कर दो, 4 कर दो, 5 कर दो, 6 कर दो, 7 कर दो। एक टाइम आएगा जब उसकी वैल्यू मान लो 50 हो गई, जैसे आई की वैल्यू 50 हो गई तो कहेगा कि इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, जो 50 जब हमने आई की जगह पे रखा है इसका रिजल्ट 0 आ रहा है, वो कहेगा हाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस बार प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, जो कि इसने 50 थी तो प्रिंट कर दी, और फिर दोबारा लूप स्टार्ट हो गया, और ये कब तक चलेगा, 1000 तक की वैल्यू तक ये चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको रन करके भी दिखा देता हूँ मैं आपको, क्रैकमी 3, और आप चाहे यहाँ पे कोई भी रैंडमली कोई भी आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ 50 में करके दिखाता हूँ, 50 भी काम कर गया, और यहाँ पे हम उठा लेते हैं 350, तो 350 कर लेंगे, और यहाँ पे ये भी काम करेगा। और आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट करके देखोगे तो बिल्कुल सही काम करेगा, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं। सो आई होप आपके लिए काफी कुछ इस वीडियो में नया होगा। ये कीजेन प्रोग्राम नया था, थोड़ा पाइथन का ट्यूटोरियल भी मिल गया, डीकंपाइलर भी देख लिया, गीड्रा भी देख लिया, जिसका काफी मार्केट में वो रहता है ना, गीड्रा यूज करा है कि एनएसए का टूल है ऐसे करके। तो आई होप मजा आया होगा इस वीडियो के अंदर, काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। सो आई होप सो आपको गीड्रा यूज करके मजा आया हो, आपको शायद आपका काम आसान हो गया हो, असेंबली ना पढ़नी पड़े। सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड गुड बाय।